नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। काशीपुर से आपको खबर बता रहे हैं, बीजेपी पर जमकर यहां पर निशाना साधा है और करण माहरा का जोरदार स्वागत किया गया है। मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में स्वागत किया गया है। काशीपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, करण माहरा का जोरदार स्वागत किया गया है और मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में ये स्वागत हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा काशीपुर पहुंचे हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है और इस दौरान बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। साथ ही कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को यहां पर कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता दिखे हैं। केस बागेश्वर में हुआ है। हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष के द्वारा एक लड़की का 3 साल से माइनर लड़की का शोषण किया जा रहा था, जो चिट्ठी पकड़े जाने के बाद जब माँ बाप ने जानकारी ली और उसके बाद दबाव बना तो पुलिस ने उसको परसों गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई। ये लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी समय चुनाव करने की स्थिति में है। चाहे वो अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का मामला हो, चाहे केदारनाथ में सोने की चोरी हो, चाहे वो जोशीमठ का मामला हो, चाहे वो SSSC भर्ती घोटाला हो, चाहे वो पटवारी पेपर लीक हो, ये सारे तमाम ऐसे मामले थे। काशीपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा दौरे पर पहुंचे हैं और करण माहरा का यहां पर जोरदार स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है। मुशर्रफ हुसैन भी इस दौरान मौजूद रहे और उनके नेतृत्व में करण माहरा का स्वागत किया गया। इस दौरान जमकर निशाना भी साधा गया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाए जा रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में देश विदेश के उद्योगपति भाग ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर MOU साइन किए जा रहे हैं, मगर विपक्ष इस मामले में सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस की हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने जिला प्रशासन के अधिकारियों पर काम में ढिलाई बरतने और उनके क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। अनुपमा रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अपनी विधानसभा क्षेत्र के लालढांग में सिडकोल स्थापित करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद लालढांग में इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाने की घोषणा की थी और अप्रैल 2023 में इसको लेकर सीएम की अध्यक्षता में मीटिंग भी की गई, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों को विधायक के साथ मीटिंग कर आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने अब तक इसकी सुध नहीं ली। देखिए वो क्षेत्र बहुत अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में से है। वहां जाने के लिए भी हमें लगभग 2 विधानसभाओं को क्रॉस करके जाना पड़ता है। विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थे 2021 के समय में एक घोषणा की थी कि सिडकुल की स्थापना की जाएगी न्याय पंचायत लालढांग में। आज इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने की बात हुई है, इतना बड़े इन्वेस्टर समिट हुआ, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं। और मैंने जो बैठक हुई थी अप्रैल 20 तारीख को 2023 को इसी वर्ष में ये बात रखी। काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी की खाली कॉलोनी में हुए 2 सगी बहनों की हत्या के पीछे पुलिस प्रथम दृष्टया तंत्र मंत्र को मानकर चल रही है। हालांकि जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। एसपी अभय सिंह और सीओ वंदना वर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा मौके पर निरीक्षण किया व घर के लोगों तथा पड़ोसियों से पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया इन हत्याओं के पीछे तंत्र मंत्र की संभावना दिखाई दे रही है। शवों के पास कटा हुआ मुर्गा, कुछ पैसे और खून के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है। ये लक्ष्मीपुर पट्टी है और यहाँ पर एक खाली मोहल्ला है। यहाँ पर एक घर में 2 सगी बहनों की लाश मिली है और घर से कुछ लोग फरार हैं। तो इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहाँ जाकर देखा गया तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं जिनकी उम्र अभी वेरीफाइड नहीं है। वो उसी दोनों सगी बहनें हैं और इनकी वहाँ पर लाश मिली है। हरिद्वार में सोमवार को होने वाली कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। रविवार की शाम 6 बजे से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित हो जाएगा। अगले दिन सोमवार की रात 10 बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने यातायात व्यवस्था का पालन कराने के लिए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर दिए हैं और पुलिस अधीक्षक यातायात अजय गणपति कुम्भार ने बताया कि स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर यातायात प्लान जारी कर दिया गया है। सभी यातायात निरीक्षकों सहित सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अब स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अब यातायात किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसके लिए डायवर्सन रूट प्लान कर दिया गया है और पुलिस अधिकारियों ने यहां पर जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रों में भारी वाहनों की एंट्री को पूरी तरह से बंद किया गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सड़कों पर मुस्तैद दिखाई देगा और रूट डायवर्जन का प्लान जारी कर दिया गया है ताकि जो स्नान करने के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंचे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और लोगों को भी आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना रहे, इसलिए रूट बनाए गए हैं और डायवर्जन रूट यहां पर प्लान तैयार कर दिया गया है ताकि भारी वाहनों को डायवर्स करके यहां से निकाला जा सके। हल्द्वानी के आगामी 30 नवंबर को एमबी इंटर कॉलेज परिसर में भव्य ईजा बैणी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लोगो आज जिलाधिकारी वंदना सिंह सहित जिले के अधिकारियों ने लॉन्च किया। इस दौरान जिले की 713 करोड़ की 259 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री सहित जिले के सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे। ईजा बैणी महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश हमारे जनपद को दिए थे कि राज्य स्तर पर महिलाओं के सम्मान में और महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जो योजनाएं चल रही हैं, महिलाओं का जो राज्य की आर्थिकी में, यहाँ के कल्चर में महत्व है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए एक हम महिलाओं को एक मंच प्रदान करने के लिए एक प्रोग्राम करें। तो इसमें हम लोगों ने इस तरह की तैयारियां करी हैं। ईजा बैणी महोत्सव के नाम से ये 30 नवंबर को आयोजित हो रहा है। भारत सरकार के उपक्रम हडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में वे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी राज्य के विकास में हडको की भागीदारी और भावी योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं आज राजधानी देहरादून में हडको के क्षेत्रीय कार्यालय में राज्य के विकास में हडको का योगदान अग्रसारित करने हेतु उन्होंने विभिन्न स्तर पर बैठकें की। इसके साथ ही हडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ ने शासन स्तर पर मुख्य सचिव एसएस संधू और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे तथा टीएचडीसी ऋषिकेश के अध्यक्षता और प्रबंध निदेशक आर के बिश्नोई से मुलाकात की। तो हडको एक बहुत प्रीमियम संस्था है जो बहुत ही यूनिकली प्लेस्ड है। हडको 3-4 तरीके से भारत सरकार के साथ मिलकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करती है। मेनली हडको एक एनबीएफसी है जो राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित परियोजनाओं को जो राज्य के डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेट करती हैं, जिनका जो आउटपुट है डायरेक्ट जनता के लिए किया जाता है, उनको वित्तीय पारिशन करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए अभी तक देश और विदेश में 20 लाख करोड़ का करार हो चुका है। हरिद्वार और देहरादून के उद्यमियों से 37,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए हैं। धामी ने कहा कि राज्य की जीएसटी बढ़े, उसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है। राज्य के लिए लाभकारी उद्योगों को कार में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से काम आगे बढ़ रहा है। भाजपा के विदेश की प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि अच्छी बात है कि अब तक 20 लाख करोड़ के कार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो चुके हैं। वहीं हरिद्वार और देहरादून के लिए 304 कंपनियों से हुआ 37,000 करोड़ का एमओयू भी किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। मधु भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार तैयारी में लगे हुए हैं और इसके सफल संपादन के लिए उद्योगपतियों का सहयोग और समर्थन भी मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने कई मीटिंगें उन्होंने
की है और उसको लेकर अभी जो है 37,000 करोड़ से भी अधिक के MOU साइन हो चुके हैं। ये हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की जो उद्यमियों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक जो निवेश हो रहा है, आने वाले समय में बहुत ही चहुमुखी विकास यहाँ का होगा। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा सुरंग के पास ही डटे हुए हैं। मधु भट्ट ने कहा कि सरकार युद्ध स्तर पर सिलक्यारा में कार्य कर रही है और कुछ देर बाद सूचना भी मिल जाएगी कि जो श्रमिक वहां पर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। उनके पास खाना और ऑक्सीजन भी समय पर पहुंच रही है और उनके परिवार वालों के लिए निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था सरकार ने की है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दिक्कत सिर्फ कांग्रेस को है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी खिसकती नजर आ रही है। केवल हर मामले में कांग्रेस राजनीति का चश्मा लगाकर सब कुछ देखती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस समय इस पूरा उत्तराखंड के प्रत्येक जो उनके पास पूरे परिवार की, हर किसी की उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री जो होता है संरक्षक होता है, परिवार का मुखिया होता है। उस मुखिया के नाते वो अपनी पूरी जो है पूरी भूमिका को बहुत ही एक मैं कहूँगी बहुत जो एक परिवार का मुखिया होता है उस तरीके से उस भूमिका को निभा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पल पल की अपडेट ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस को ही इस बात से दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना तो इनके कहीं कोई शीर्ष नेता दिखाई देता है, न कहीं कोई इस विषय पर चर्चा कर रहा है। ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित नीरज देवभूमि चैरिटेबल शिक्षक संस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर 28 छात्रों को संस्थान के अध्यक्ष नीरज गोयल ने मदद की है। छात्रों को सर्दी का मौसम देखते हुए स्वेटर और अन्य गर्म कपड़े वितरित किए गए हैं। इस दौरान छात्रों को समाजसेवी मयंक भाटिया और चैरी भाटिया के सहयोग से गर्म कपड़े वितरित किए गए। गर्म कपड़े पाकर छात्र खुश नजर आए। उधम सिंह नगर जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित झनकैया पर गंगा स्नान के शुभ अवसर पर साप्ताहिक सुप्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं इस बार गंगा स्नान का मेला 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा, जहां कार्तिक पूर्णिमा को हजारों की संख्या में यूपी, उत्तराखंड और नेपाल से श्रद्धालु खरीदारी और डुबकी लगाने आते हैं। वहीं झनकैया मेले में सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई समेत कई मुद्दों को लेकर अधिकारी रविंद्र सिंह बेस्ट, पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें संबंधित लोगों को कई दिशा निर्देश दिए गए। आगामी जो झनकैया मेला है ये 27 से 2 दिसंबर तक यहाँ पे लगेगा। तो उसी के दृष्टिगत आज पुलिस प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पे कमेटी के मेंबर हैं, मेला समिति के तथा जितने भी दुकानदार हैं और क्षेत्र के जो भी लोग हैं उन सभी की यहाँ पे बैठक ली गई थी। तो उसमें उनसे जो भी हमसे रिक्वायरमेंट है समस्याएं पूछी गई थी और फिर उन्हें झनकैया में जो 27 तारीख से 2 तारीख का जो गंगा स्नान का पर्व मनाया जाता है, जिसमें पूरा मेला यहाँ पर हमारे क्षेत्र में काफ़ी समय से चला आ रहा है। इसमें पानी की जो नहर जा रही है उसमें हमने एसडीओ को निर्देशित कर दिया कि यहाँ पानी छोड़ेंगे तो पानी की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। और आज हमने यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने मीटिंग करी, जितने भी मेला में जिनकी दुकानें लगेंगी और मेला के जो अधिकारी है और जो कमेटी है, मेला कमेटी, उनसे भी हमने वार्ता की है। देहरादून के विकास नगर शहर में दिन दहाड़े हरियाणा के 2 युवकों ने जमीनी विवाद में 2 लोगों को गोली मार दी है। इस गोलीकांड में 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि पुलिस के आने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों की गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मैं क्या जमीन उधर से रास्ता नहीं है, वो जाओ उधर हम जमीन देखने जा रहे हैं। जमीन किसकी है? ये तो हमारी है। तो कह रहे थे हमारी है, हम ले ऐसा है जी, हम तो गांव में रहते हैं अपने आप जी। मेरी माँ और पापा बेड रेस्ट है, वो बेचारे बाहर नहीं आ पाए
और मम्मी आई और उन्होंने कहा कि हमने ये जमीन ले रखी ऊपर की। तो मम्मी ने बोला कि भाई ये जमीन तो हमारी है, ये तुम कैसे ले ली। तो मम्मी को उन्होंने गोली दिखाई, मतलब बंदूक राइफल दिखाई उन्होंने, और मम्मी ने कहा भाई मार लो, अगर तुम्हारी है तो मार लो। तो फिर वो चले गए नीचे। फिर मामा जी ने बोला कि भाई इनके बच्चों से बात कर लेना, जब वो गाँव से आ जाएंगे और उनके बच्चों से बात कर लेना। और मामा जी को उन्होंने गोली मार दी। किसको गोली मारी? बघेल सिंह को। देखिए, ये अभी जो प्रकरण संज्ञान में आया है, इसमें बघेल सिंह जी की इसमें मृत्यु हुई है और इसमें कत्ल लड़का जिसकी जब ये बदमाश या जो भी यहाँ पर व्यक्ति आए थे, दो जो यहाँ पर भागे, वो स्कूटी छीन के ले गए, तो भी इंजर्ड है। अभी तक जो घटनाक्रम में बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रही कि जो कारण क्या था ये नहीं आ पा रहा। अभी कुछ बताते हैं कि पहले कोई जमीन भी थी जो किसी अन्य के नाम पर है और इस पर परिवार में चली आ रही है। बहुत सारे कारण बताए गए, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं है और न ही इस हत्या का कोई अभी तक कोई ऐसा मोटिव डायरेक्टली पूछताछ में लोगों से पता चला है। नैनीताल जिले में शुक्रवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। नैनीताल कोटाबाग ब्लॉक में बागनी पुल के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। खाई में गिरी कार दिल्ली की बताई जा रही है, जो कि सड़क से 500 मीटर नीचे जा गिरी है। कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी क्राइम सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। वहीं इस हादसे को लेकर नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि खाई में गिरे वाहन का नंबर दिल्ली का है। यह हादसा शुक्रवार की देर रात हुआ। हादसे के बाद उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार और एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल की ओर रवाना हो गई है। हादसे के बाद मृतकों की शिनाख्त कर ली गई। इसकी जो सूचना मिली है वो लगभग 2:15 जो कोटाबाग ब्लॉक में बागनी गांव से के आसपास गाड़ी गिरने की घटना कल रात अभी संज्ञान में आई है। घटना जो हुई है वो देर रात हुई है और इसकी जो सूचना मिली है वो आज लगभग 2:15 बजे प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना मिली है। स्थानीय जो पुलिस की टीम है वो मौके पर अभी पहुंच गई है, वहां रेस्क्यू चल रहा है और स्थानीय जो राजस्व अधिकारी हैं वो भी वहां मौके पर पहुंच गए हैं। अन्य जो एसडीआरएफ वगैरह की टीमें हैं वो अभी कोटाबाग से लगभग आधे घंटे की दूरी पर हैं, वो पहुंच जाएंगे। रुद्रपुर शहर और चौराहे पर सीसीटीवी लगाकर अपराध पर नियंत्रण और यातायात को सुचारू रूप से चलाने का काम किया जा रहा है। विधायक निधि से विधायक शिव अरोड़ा ने 48 कैमरे पुलिस विभाग को समर्पित किए। इन कैमरों पर पुलिस का पूरी तरह नियंत्रण रहेगा, जिसका लोकार्पण विधायक शिव अरोड़ा, एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने नारियल फोड़कर किया है। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि पुलिस विभाग जहां जरूरत अनुसार कैमरे लगाने को कहेगी, उसको पूरी प्राथमिकता के आधार पर करवाने का कार्य करेंगे। वहीं विधायक ने दूसरे चरण के लिए 10 लाख की धनराशि जारी करने की घोषणा की है। आदरणीय शिव अरोड़ा जी, जो शहर का सबसे युवा और ऊर्जावान और टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव टेक्स्टावी है ना प्रोग्रेसिव विधायक जी है, उनका हमेशा हमारे सपोर्ट रहता है। हमारे हर काम में वो सपोर्ट करते हैं। पिछले साल विधायक जी ने हमारा बस एक कहने पर हमने चाहा कि ये पूरा बाजार को घेराबंदी के रूप में सीसीटीवी के रूप में एक सीसीटीवी ग्रिड बना के सीसीटीवी घेराबंदी करना चाहते थे और जो हमेशा 24/7 24/7 365 डेज वो कंट्रोल रूम से लिंक्ड है और उसकी सर्विलांस कंप्लीटली कंटिन्यूसली होता रहता है और उसकी बैकअप रहती है। ऐसी एक ग्रिड बनाने का चाह रहा था, तो तुरंत हमने शिव अरोड़ा जी ने कुछ भी नहीं पूछा, तुरंत बोला कि फंड सैंक्शन है, चाहे कितना भी हो। तो इसी का वो है कि लोकार्पण का समारोह है आज। पूरा बाजार आज जो है सीसीटीवी घेराव में आ गया है। 7.5 लाख रुपए में मोर देन 50 कैमरास लग चुके हैं, जो 365 दिन लगातार मॉनिटरिंग होंगे। सीसीटीवी अपराधी को पकड़ने में और अपराध को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अनुभव के आधार पर आ रहा है। जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उसमें 90% अपराधियों सीसीटीवी की बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी हम जानते हैं जहाँ पर ये लिखा होता है आप सीसीटीवी की नजर में, वह अपराधी अपराध करने की हिम्मत नहीं। तो हमने संकल्प लिया इस रुद्रपुर को सीसीटीवी से कवर करने का और सीसीटीवी में कवर करते हुए चाहे डीडी चौक से गाबा चौक है, गाबा चौक से इंदिरा चौक है, बाजार का क्षेत्र है, अग्रसेन चौक, भाटा चौक, भगत सिंह चौक, राज मंदिर, इन सारे क्षेत्र को सीसीटीवी से कवर कर दिया गया। लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। सर्दी बढ़ने के साथ साथ दिल के मरीज और सांस लेने में तकलीफ जिन लोगों के है उनको लेकर संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ऐसे में दीपावली के बाद पूरे वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे दिल के मरीजों, ब्लड प्रेशर के मरीजों को संबंधित दिक्कतें भी हो सकती है। दोनों अस्पताल के
सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि डायबिटीज से संबंधित मरीज या फिर किसी को किडनी की प्रॉब्लम अगर हो उस केस में संक्रमण के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही सांस फूलने की बीमारी एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों से अपील है कि ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने और गर्म पानी पीते रहें। साथ ही उन्होंने लोगों को कई जानकारियां भी दी। हाँ देखिए, बिल्कुल एज ए चेस्ट फिजिशियन मैं सभी आप लोग के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा। दिवाली के बाद अब देखा है पॉल्यूशन तो कम हो चुका है दोबारा, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो सांस के पुराने मरीज हैं, दिल के मरीज हैं या कोई और पुरानी बीमारी जैसे डायबिटीज होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, ऐसे में संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सांस का फूलने की एक बीमारी का एग्जासर्बेशन मतलब उसका बिगड़ जाना एक कॉमन चीज़ है। ऐसे में सभी से अपील है कि ठंड से बचकर रहें, गर्म कपड़े पहने, पानी वगैरह पीते रहें, क्योंकि पानी काफ़ी लोग कम कर देते हैं पीना। तीसरा, इस चीज़ को इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क में जरूर रहें। बहुत लोग अच्छा मौसम सोच के दवाइयाँ बंद कर देते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के लिए 26 नवंबर से अग्निवीर भर्ती शुरू होगी। 1 दिसंबर तक चलेगी भर्तियां और कोटद्वार स्थित आर्मी के विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में आयोजित होने वाली है। कोटद्वार में दूसरी बार आयोजित अग्निवीर भर्ती को सकुशल संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर स्थानीय प्रशासन कई दौर की बैठकें अलग अलग विभागों के साथ कर चुका है। पता है कि जो हमारे माननीय डीएम सर हैं और एसपी मैम द्वारा भी काफ़ी इसमें मीटिंग ले चुकी है और सब चीज़ की प्रिपरेशन लगभग कर ली गई है। तो इसमें हमारी मुख्यतः एक तो ट्रैफिक संचालन हो गया, एक लॉ एंड ऑर्डर हो गया, और जो तरीके से भर्ती है वो होती रहे, तो इसके लिए हमने सारी व्यवस्था कर ली है और पूरी ड्यूटीज़ भी तैनात रहेगी। कोटद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने अग्निवीर भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर लिया है। अलग अलग विभागों की बैठक भी हो चुकी है और यहां पर 26 नवंबर से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू है, जिसके लिए परीक्षार्थियों के साथ प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है और पुलिस प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। साथ ही विभागों की बैठक हुई थी जिसमें सभी को कार्यभार सौंपे गए हैं और अलग अलग विभागों की बैठक हुई है जिसमें अग्निवीर भर्ती को लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से तैयार है। जो अगले चरण की अग्निवीर भर्तियां होनी है उनको लेकर यहां अलग अलग दौर की बैठकें हुई है और सभी अधिकारियों कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। 26 नवंबर से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।